सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में मैं 3 टॉपिक कवर कर रहा हूं, जिसमें से 2 टॉपिक कैग से जुड़े हुए हैं। कैग जिसको हम सीएजी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो कैग की 2 रिपोर्ट्स हैं, ये हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनको लेकर काफ़ी चर्चा भी हो रही है। तो देखेंगे आखिर कैग की कौन सी 2 रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीएजी अर्थात कैग पर। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग के नाम से भी जानते हैं, संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा से अधिक खर्च ना होने पाए या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए। और यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। यह जो कथन है, इससे आप समझ सकते हैं कि कैग का जो महत्व है वह कितना ज़्यादा है। वह देखता है कि संसद द्वारा जो खर्च की सीमा रखी गई है, उस सीमा से अधिक पैसा खर्च तो नहीं हो रहा। दूसरा ये भी देखता है कि आखिर संसद ने जो सरकार को पैसा दिया है खर्च करने के लिए, वह उसी कार्य में खर्च हो रहा है कि नहीं जिसके लिए संसद ने दिया है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये क्या करता है, हमारे पैसे की सुरक्षा करता है, देश की पैसे की सुरक्षा करता है और यह देखता है कि कहीं पर कोई लापरवाही, कोई अनियमितता तो नहीं दिखाई दे रही। यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग अर्थात इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का प्रमुख होता है और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक माना जाता है वित्त के मामले में। कैग के माध्यम से संसद एवं राज्य विधानसभाओं के लिए सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण हैं, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित होती है। अर्थात सरकार हो या उसका कोई अंग हो या कोई प्राधिकरण हो, वह सब क्या करते हैं, पैसे से कुछ ना कुछ खरीदते हैं या कहीं ना कहीं पैसे को खर्च करते हैं। तो इन पर नियंत्रण जो संसद या राज्य विधानसभाएं रख पाती हैं, वह किसके माध्यम से रख पाती हैं, वह सीएजी के माध्यम से ऐसा करती है। अनुच्छेद 148 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक नियंत्रक को महालेखा परीक्षक को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 149 में कैग के कर्तव्यों एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 150 कहता है, संघ के खातों से संबंधित कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा, जो संसद के प्रत्येक पटल पर उसको रखवाएगा। कैग भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिसकी विधानसभा होती है की संचित निधि से संबंधित खातों के सभी प्रकार के खर्चों का परीक्षण करता है। आसान शब्दों में, चाहे पैसा भारत सरकार का हो या फिर राज्य सरकारों का हो, जो संचित निधि से पैसा खर्च हो रहा है वह सभी के क्या करेगा, ऑडिट करेगा कैग। भारत की आकस्मिक निधि और भारत के सार्वजनिक खाते के साथ साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते से होने वाले सभी खर्चों का ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है, कैग। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं, आपसे कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, कैग क्या करता है क्या नहीं करता है, और आपके पास जब सीमित जानकारियां होती हैं तो इस प्रकार के प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो ऊपर हमने क्या देखा कि संचित निधि से जो खर्च हो रहे हैं, यहां पर क्या देखा कि चाहे वह राज्य हो या केंद्र हो, उसकी जो आकस्मिक निधि है या जो उसके सार्वजनिक खाता है, चाहे वो केंद्र के स्तर पे हो राज्य के स्तर पे, उससे होने वाले पैसों का भी ऑडिट कौन करता है, कैग करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग के सभी प्रकार के ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ हानि खातों, बैलेंस शीट और अन्य अतिरिक्त खर्चों को भी ऑडिट यह करता है। संबंधित कानूनों द्वारा आवश्यक होने पर वह केंद्र और राज्यों के राजस्व से वित्त पोषित होने वाले सभी ने, अर्थात इसका मतलब क्या है कि चाहे केंद्र के पीएसयू हो अर्थात पब्लिक सेक्टर यूनिट हो या राज्य का कोई संस्थान हो, अर्थात जिसको केंद्र या राज्य क्या करते हैं, वित्त पोषित करते हैं, उन सभी निकायों, प्राधिकरणों, सरकारी कंपनियों, निगमों और निकायों के आय व्यय का यह परीक्षण करने की क्षमता रखता है, अर्थात यह कर सकता है।
राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुशंसित किए जाने पर किसी अन्य प्राधिकरण के खातों का ऑडिट करता है, जैसे कोई स्थानीय निकाय। अर्थात अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल को लगता है कि संबंधित प्राधिकरण किसी भी क्षेत्र के संगठन का ऑडिट करवाना है जो सरकारी क्षेत्र का है, तो उसका ऑडिट करवाया जा सकता है राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा। किसके माध्यम से? कैग के माध्यम से। केंद्र और राज्यों के खाते से जिस प्रारूप में रखे जाएंगे उसके संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है। अर्थात ये कहता है कि केंद्र के स्तर पर जो सरकार है या राज्य के स्तर पर जो सरकार है, वो जो भी पैसे खर्च कर रहे हैं वो किसी ना किसी अकाउंट के माध्यम से कर रहे हैं। अर्थात जो भी खर्चों का ब्यौरा है वो किस रूप में रखा जाए, ये क्या करते हैं? कैग ही बताते हैं राष्ट्रपति को, और उसी के आधार पर क्या होता है? पूरा बैलेंस शीट तैयार होता है। केंद्र के खातों से संबंधित सभी जो ऑडिट अपनी रिपोर्ट्स होते हैं वह जो है कि कैग क्या करता है? राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति क्या करेगा? संसद के दोनों पटल पर रखवाएगा। ठीक इसी तरह से अगर रिपोर्ट राज्य के संदर्भ में है तो रिपोर्ट किसको सौंपी जाएगी? राज्यपाल को, और राज्यपाल क्या करेगा? राज्य विधानमंडल के समक्ष उनको रखवाएगा। कैग इस समय दो रिपोर्ट्स की वजह से चर्चा में है। कैग की एक रिपोर्ट रक्षा खरीद से जुड़ी है, तो दूसरी जो रिपोर्ट है वो सरकारी विद्यालयों में शौचालय के सर्वेक्षण से जुड़ी हुई है। तो ये आपने ये जो सरकारी विद्यालयों में शौचालय का सर्वेक्षण है ये तो पेपर में आया था, लेकिन कैग पर यह जो रिपोर्ट्स आई है रक्षा खरीद के संदर्भ में, इस पर काफ़ी कम लिखाया गया हिंदी के न्यूज़पेपर में, तो इसको मैंने प्रमुखता इसको कवर किया है। कैग ने अपनी रिपोर्ट्स 23 सितंबर 2020 को संसद को सौंपा, जिसमें रक्षा खरीद प्रक्रिया की बात की गई है। रक्षा खरीद प्रक्रिया का मतलब जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम हथियार खरीदते हैं उसकी बात की गई है, और कहा गया है कि विदेशी हथियार विक्रेता या जो ठेकेदार हैं या जो टेंडर जिन्होंने लिया है उन पाने के लिए ऑफसेट के रूप में कई प्रकार के वादे करते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने में सुस्ती दिखाते हैं, और रफाल के विषय में भी ऐसा ही हुआ। अर्थात कैग क्या कह रहा है कि जो विदेशी हथियार के विक्रेता हैं जिन्होंने भारत से टेंडर प्राप्त किया है या किसी हथियार या किसी भी तरह की सामग्री का जो ठेका प्राप्त किया है, वह क्या करते हैं? ऑफसेट के रूप में कई प्रकार के उन्होंने वादे किए थे कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन उनको पूरा करने में सुस्ती दिखा रहे हैं, और राफाल के संदर्भ में भी यही बात आई। प्रश्न आएगा आखिर ये ऑफसेट क्या है और इसका क्या मतलब है रक्षा समझ? इसको आसान संदर्भ में समझाता हूं, इसको समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए हम जो है कि आप या हम कोई भी हो, हम क्या हैं? भारत के लोग हैं, और हम जब भारत के लोग हैं हम मान लेते हैं अब हम सरकार के अंग बन गए। सरकार के अंग मतलब आप किसी पद पर हैं, हम भी किसी पद पर हैं, तो मान लेते हैं हम दोनों लोग क्या बन गए हैं? किसी पद पर पहुंचे। अब भारत सरकार के किसी भी विभाग ने या फिर सेना के किसी विभाग ने कहा कि हमको क्या खरीदना है? बाहर से टैंक खरीदना है। तो हम लोग क्या करेंगे? चूंकि हम सरकार के भाग हैं तो हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोग क्या कहेंगे कि हमें 100 जो है कि क्या चाहिए? टैंक चाहिए, और 100 टैंक के लिए क्या करेंगे? बोली लगवाएंगे। तो बोली लगाने के लिए विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करेंगे, विदेशी कंपनियां आएंगे, विदेशी कंपनियों ने बोली लगाया इतना इतना इतना। अब हमने कहा कि उन्होंने जो भी रेट कोट किया, तो जिसका जो रेट है वो सबसे कम होगा, हमें उसको क्या करना चाहिए? बोली दे देना चाहिए। लेकिन नहीं, हम इससे एक चीज समझेंगे, हम और आप कहेंगे कि नहीं, चूंकि हम सरकार के भाग हैं, हमारे पास जिम्मेदारी ज्यादा है। जिम्मेदारी का मतलब है कि हमें यह भी सोचना है कि अभी हमें सिर्फ खरीदना नहीं है, हमें भारत को आगे चलकर डिफेंस के सेक्टर में क्या करना है? आत्मनिर्भर बनाना है। तो इसके लिए हम कहेंगे कि नहीं, हम इन जो कंपनियां बोली लगाने के लिए आ रहे हैं इनसे कहेंगे देखो, हम तुमसे सामान किसी भी कंपनी से हम कहेंगे कि जिससे भी हमारा मन करेगा खरीदने का, जिससे हमको अच्छा लगेगा इससे खरीदना है, फिर उससे हम कहेंगे देखो हम आपसे क्या कर रहे हैं? टैंक खरीद रहे हैं जिसके लिए आपने बोली लगाया, हम आपको बोली देते हैं, लेकिन आपको एक काम करना होगा। वो पूछेगा क्या? वो हम कहेंगे कि देखो हम आपसे सामान खरीद रहे हैं, लेकिन अगर मान लो हम आपसे जो है कि 10,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदते हैं, तो आप उसका 30%
30% क्या करना, जो खर्च है वो भारत में करोगे। वो पूछेगा इसका क्या मतलब, हम उससे कहेंगे कि जो तुम टैंक बनाकर हमको देने वाले हो वह कुछ टैंक हमारे यहाँ बना देना, और इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ भी डिफेंस का जो सेक्टर है धीरे धीरे आपको देखकर बढ़ेगा, और आप हमारे यहाँ जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, रक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ एक कंपनी आएगी। वो कहेगा नहीं हम इसके लिए तैयार नहीं हो सकते। तो हम कहेंगे ठीक है, ऐसा है आप इस पर भी तैयार नहीं हो रहे हैं तो आप एक काम करिए, क्या करिए, जो हम टैंक खरीद रहे हैं उससे जुड़ी कोई टेक्नोलॉजी हमको दे दीजिए जो हम अपने आगे चलकर काम कर सके। वह कहेगा कि मैं टेक्नोलॉजी क्यों दूं, हमें तो बात हुई थी टैंक की। हम कहेंगे कि देखिए आप हमसे प्रत्येक यूनिट का मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि 100 रुपये मांग रहे थे, हम कहेंगे हम आपको 110 रुपये देते हैं। लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि हम ये तभी खरीदेंगे जब आप हमारी ये शर्त मानेंगे। हमें या तो आप क्या करो, आप कोई अपनी यहाँ पे अपनी कोई कंपनी की शाखा भारत में लगाओ, या फिर हमें कोई टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करो, या फिर आगे चलकर ये कहो कि भविष्य में अगर हम जो है कि टैंक आपसे खरीदते हैं तो उनका पूर्णतः उत्पादन भारत में होगा। तो ये वो कहेगा ऐसा आप क्यों चाहते हो, तो हम और आप कहेंगे हम इसलिए ऐसा चाहते हैं ताकि डिफेंस के सेक्टर में आगे चलकर भारत की आवश्यकताएं पूरी हो सके। हमारा आप हमको टेक्नोलॉजी देंगे तो इससे क्या होगा, रक्षा के क्षेत्र में हमको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मिलेगा। अगर आपकी जो टैंक की कंपनी है भारत में उत्पादन करती है तो यहां से इससे क्या आएगा, विदेश से पैसा आएगा, इसको हम बोलते हैं एफडीआई आएगा। एफडीआई आएगा तो हमारे यहाँ रोजगार मिलेगा। ठीक इसी तरह से अगर कोई जॉइंट वेंचर बनाया जाता है, अर्थात टैंक वाली कंपनी और भारत की कंपनी को मिलकर बनाती है, तो इससे क्या होगा, भारतीय कंपनी भी टैंक बनाने में क्या हो जाएगी, महारत हो जाएगी। इसी तरह से जब कोई कंपनी बाहर की आएगी तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर क्या है, डिफेंस को लेकर क्या होगा, उत्सुकता बढ़ेगी, उस क्षेत्र में कार्य करेंगे और डिफेंस की स्किल क्या होगी, इंप्रूव होगी। तो इसी को बोलते हैं ऑफसेट पॉलिसी। ऑफसेट पॉलिसी का मतलब यह है कि हम जब सामान खरीद रहे हैं कोई हथियार का, तो उसमें हम ये कहते हैं कि हम 20% 30% जो भी हम दोनों के बीच में तय हो, अर्थात हम और आप अपनी तरफ देश की तरफ से बात कर रहे हैं और सामने वाली कंपनी, तो अब ये सामने वाली कंपनी से जो हम डीलिंग कर पाए कि 30% या 40% जो भी पैसा होगा वो भारत में या तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कर दो, किस क्षेत्र में, डिफेंस के सेक्टर में, या फिर कोई कंपनी लगा दो या कोई टेक्नोलॉजी दे दो। इससे क्या होता है कि न सिर्फ हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित हो पाती है, बल्कि इससे क्या होता है कि यहाँ का जो हमारा इंडिया का जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो भी क्या होती है, बूस्ट होती है। इसी को बोलते हैं ऑफसेट पॉलिसी। अब देखिए मैंने इसको आपको बहुत इजी शब्दों में समझाया, अब टेक्स्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आपको पता है भारत हथियारों का प्रमुख खरीदार देश है और आने वाले समय में भी हथियारों की मांग भारत में बनी रही। कारण क्या है, हमारे जो पड़ोसी हैं खासकर चाइना और पाकिस्तान, तो उनको नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि वो हथियारों का जखीरा बढ़ा रहे हैं, तो हमें अपनी रक्षा के लिए भी क्या करना होगा, हथियार बढ़ाने होंगे। आपने सुना भी होगा कि हथियारों का मार्केट ही ऐसा है कि एक जगह तनाव बढ़ा दो अपने आप क्या होता है, बिकने लगता है। खैर, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक वर्ष 2015 से 2019 के बीच भारत दुनिया में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक था। अब भी भारत तीसरे स्थान पर बना हुआ, तीसरे से चौथे स्थान पर बना हुआ। आप समझ सकते हैं कि दुनिया में जितने हथियार बिकते हैं उसमें सबसे अग्रणी हम हैं, और इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, हथियार खरीदते हैं। अब हथियार हम खरीदें लेकिन वहां से टेक्नोलॉजी ना लें, वहां का रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अपने पास ना लाएं, वहां की कंपनियों को हम अपने यहाँ ना लाएं, या हम अपने यहाँ डिफेंस स्किल इंप्रूव ना कर पाए, तो हम क्या करेंगे, जीवन भर खरीदते रहेंगे। इसी के लिए तो क्या किया गया, ऑफसेट पॉलिसी लाई गई। कुल मिलाकर हम हथियारों के मामले में आयात पर निर्भर हैं जिसमें भारी रकम खर्च होती है। इसी कारण भारत ने जो है कि वर्ष 2005 में यह कहा था कि कोई भी जब हम बड़ा सौदा करते हैं तो बड़े सौदे के लिए हमें क्या करना होगा, यह देखना होगा कि अगर हम 300 करोड़ रुपए से अधिक सौदा कर रहे हैं तो क्या करना, जो भी विदेशी वेंडर है, वेंडर का मतलब है कि जो हमको सामान बेच रहा है, वो विदेशी वेंडर को कम से कम 30% रकम भारत के रक्षा या एरोस्पेस के क्षेत्र में लगाना होगा। एरोस्पेस का मतलब आप समझते हैं। तो इस तरह से वर्ष 2005
2005 में हम एक नियम लेकर आए कि अगर हम क्या करते हैं, कोई भी समझौता जो 300 करोड़ रुपए से अधिक का करते हैं उसमें हम ऑफसेट पॉलिसी के तहत क्या करेंगे, जो हमें सामान बेच रहा है उस पर यह नियम आरोपित होगा कि वह जितना पैसा हम दे रहे हैं उसका 30% भारत के रक्षा या एरोस्पेस के सेक्टर में लगाएं। इसके लिए विदेशी कंपनी को भारत में एक पार्टनर को खोजना होगा का मतलब किसी के कंपनी में आकर रिसर्च करना होगा, यहाँ पे कोई उत्पादन करना होगा, या फिर टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करना होगा, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना होगा। तो अपने कुछ क्या करेगा, जो है कि साइंटिस्ट को भेज सकता है, या जो हथियारों के निर्माता हैं उनको भेज सकता है। इस तरह से उसको कहीं ना कहीं 30% खर्च करना होगा। तो जैसा कि मैंने बताया, ऑफसेट नीति के तहत एक तरह से क्या होता है, मोल भाव करके कुछ हम वायदे करवाते हैं जिससे रक्षा के क्षेत्र में प्रगति हो सके। इसके तहत विदेशी कंपनी भारत में कोई नई कंपनी अपनी रक्षा की खोल सकती है, तकनीकी हमको क्या कर सकती है, हस्तांतरण की, कहती है कि ठीक है टैंक ले रहे हो और हम क्या करते हैं ऑफसेट पॉलिसी के तहत आप जो रिसर्च करके जो आप सीखोगे उतने का हम 30% का आपको ये टेक्नोलॉजी देते रहे, आप इस चीज को क्या करो लेकर आगे बढ़ो, आपको इतना खर्च नहीं करना होगा। इसी के साथ क्या कर सकता है कि भविष्य में कोई यहाँ पे उत्पादन कर सकता है, अर्थात वो क्या है कि ठीक है हम एक यूनिट लगा देते हैं और यहाँ से उत्पादन करें। तो इस प्रकार हम ऑफसेट पॉलिसी करते हैं। यदि ऑफसेट पॉलिसी का पालन किया जाए तो न सिर्फ तकनीकी का हस्तांतरण होगा बल्कि यहाँ का जो हमारे यहाँ का रक्षा उद्योग है ये भी विकसित होगा और धीरे धीरे रक्षा उपकरणों का आयात क्या होगा, कम होने लगेगा। सोचिए हर प्रकार की तकनीकी, एक बार हमने टैंक वालों से क्या किया, टैंक खरीदा, उसकी अधिकांश टेक्नोलॉजी अगर हमें मिल जाती है तो उसी टेक्नोलॉजी में क्या करना होगा, एडवांसमेंट लाना होगा और धीरे धीरे हमारे यहाँ भी एक वातावरण बन जाएगा। ऑफसेट की नीति के तहत वेंडर भी किसी हस्तांतरण उपकरण के हस्तांतरण की अधिक कीमत वसूल करता है। अर्थात मान लेते हैं कि वह जो एक टैंक दे रहा था वो पहले 100 रुपये का था, 100 रुपये, ये नहीं कह रहे हैं कि ओरिजिनल टैंक है, मान लेते हैं बच्चों का खिलौना है तो उसी के लिए को हम बात कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर एक टैंक है 100 रुपये का। तो अब ऑफसेट जो पॉलिसी हम लगा रहे हैं तो कहेगा कि नहीं हम इतने में नहीं दे पाए, हम कहेंगे ठीक है भाई 110 रुपये ले लो, तो वो क्या करेगा 10 रुपये ज़्यादा लेगा, उसको लगेगा ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो अधिक कीमत मिल पा रही, तो वो भी क्या होता है तैयार हो जाता है। इसलिए समान मूल्य जो जब ऑफसेट पॉलिसी के तहत हम सामान खरीदते हैं तो उसका कीमत क्या हो जाए, बढ़ जाती है। जैसे रफाल के लेकर आपने सुना था कि पहले कीमत कांग्रेस ने जो तय की थी कम थी और उसके बाद जो कि कीमत जो जोड़ी गई या सामने आई उसमें वो क्या थी, ज्यादा थी। तो उसमें के पीछे कारण ये है कि ऑफसेट पॉलिसी हमने उस पर भी लगाया था और उसके तहत क्या करना था, जिससे हम रफाल खरीद रहे थे डसॉल्ट एविएशन को, उसको क्या करना था, भारत में पैसा खर्च करना था लगभग 30% और इसी के कारण क्या हो गया, उसका दाम बढ़ गया था। तो इस तरह से क्या होता है, दाम उस वस्तु का बढ़ जाता है। लेकिन क्या होता है, सबसे अच्छी चीज ये है, इससे क्या होता है तकनीकी का हस्तांतरण होता है, एफडीआई आता है और अन्य प्रकार के सहयोग प्राप्त होते हैं और विक्रेता को चूंकि अधिक मूल्य मिल रहा है तो इस तरह से ऑफसेट पॉलिसी से उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। इस तरह से अगर हम समझे तो ऑफसेट की नीति रक्षा उपकरण की प्राप्ति के साथ साथ भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसलिए यही जो प्रावधान है राफेल के संदर्भ में भी किया गया था। इसी के कारण जब इसको लाया जा रहा था राफेल को तो कहा गया इससे सेना के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी क्या मिलेगी, मजबूती मिलेगी। अर्थात राफेल के तहत भी हमने ऑफसेट पॉलिसी को लागू किया था। अब जो कैग की रिपोर्ट आती है वो बताती है कि जैसा कि मैंने बताया, कैग की रिपोर्ट ने ये कहा है कि जो भारत की रक्षा नीति है उसमें रक्षा नीति में जो हम खरीद कर रहे हैं तो हमारी जो खरीद की नीति है उसमें कुछ लूप होल है। लूप होल ये बताया उन्होंने, कैग ने, कि हम जो ऑफसेट नीति लागू करते हैं या फिर जिसके लिए हम समझौता करते हैं तो जो बाहर की कंपनियां पहले टेंडर ले लेती हैं कि ठीक है हम करेंगे और वो क्या करती हैं, सामान बेच देती हैं और फिर वो क्या करती हैं, वायदे से मुकर जाती हैं या फिर अपना किया हुआ वायदा पूरा नहीं करती हैं। तो कैग की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि भारत खरीद तो कर रहा है, रक्षा खरीद तो कर रहा है, लेकिन उसका 100% या 100% फायदा नहीं ले पा रहा है। उसका कारण क्या है कि जो कि वेंडर है अर्थात जो विक्रेता है विदेशी, वह क्या कर रहे हैं, जो उनके ऑफसेट कमिटमेंट थे, उनके जो वायदे थे उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। अब सोचिए हमने क्या किया, एक टैंक खरीदना था 100 रुपए में, उसको दिया 110 रुपए में। हमने उम्मीद क्या किया था कि वो टैंक की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, कोई यूनिट हमारे यहाँ लगा देगा जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, या फिर डीआरडीओ के साथ या किसी अन्य संगठन
के साथ मिलकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च कर देगा, जिससे हमारा भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिफेंस के क्षेत्र में बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं रहा। तो जब ऐसा नहीं हो रहा तो इसमें दो चीजें हुई, एक तो हमने जो उसको अधिक पैसा दिया वो बर्बाद हुआ, दूसरा जो तकनीकी हस्तांतरण होना था वो रुक गया। अगर हम क्या करते, तकनीकी हस्तांतरण हो जाता, हम तेजी से क्या होते, आगे बढ़ते। ऑफसेट के नियमों का पालन ना होने की वजह से हमारे पैसे बर्बाद होते हैं, क्योंकि इस समय इस नियम की वजह से अधिक हमने जैसा कि बताया कीमत अदा की। जैसे 100 रुपये की चीज़ को हमने 110 रुपये में खरीदा। तो साथ ही साथ जो ऑफसेट की जो सेवाएं हैं, इनको क्या होता है कि हमें अन्य जो सेवाएं हैं वो प्राप्त नहीं होती, अर्थात इससे जो सुविधाएं मिल सकती थी वह प्राप्त नहीं होती अगर वेंडर क्या करते हैं, ऑफसेट के नियमों का पालन नहीं करते हैं। भारत की रक्षा खरीद का आकार बहुत बड़ा है, इसलिए यदि ऑफसेट के नियमों का पालन नहीं होता है तो इससे भारत के हजारों करोड़ रुपए बर्बाद होते हैं। इसके माध्यम से तकनीकी की भी मांग हम करते हैं, और अगर ऑफसेट की पॉलिसी के तहत तकनीकी का हस्तांतरण नहीं होता तो हमारे लिए चिंताजनक है। क्योंकि मान लीजिए एक कंपनी है ए, इस कंपनी से हमने समझौता किया कि हम आपसे क्या कर रहे हैं, मशीन गन खरीद रहे हैं या कुछ खरीद रहे हैं, हमने उससे कहा कि ऑफसेट नीति के तहत 30% पैसा आप हमारे यहाँ खर्च कर देना, और उसने कहा कि ठीक है हम आपको तकनीकी दे दें। तो हम भरोसे पड़े हैं एक कंपनी के कि वो तकनीकी देगा, हम अपना भी रिसर्च उसके बदले रोके पड़े हैं कि वो तकनीकी दे देगा, तो हम अपना पैसा रिसर्च में क्यों खर्च करें, और वो है कि क्या है, तकनीकी देने का नाम नहीं ले रहा। तो इस तरह से क्या हुआ, तकनीकी का हस्तांतरण में क्या हुआ, डिले हुआ। आपको पता है कि अमेरिका जो है कि सबको जिसको चाहिए वो F-35 जो फाइटर जेट है उसको बेचता है, लेकिन वो किसी को भी F-22 फाइटर जेट नहीं बेचता। कारण पता है क्यों? क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है F-22 फाइटर जेट की, ये सबसे उन्नत है। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का जो विमान है, ये दुनिया के सबसे, इवन जो है कि राफेल को भी यह जो है कि उस पर भारी पड़ने वाला यह जो है कि विमान है, और इसकी टेक्नोलॉजी वो किसी को शेयर नहीं करता। लेकिन सोचिए अगर हम क्या करें, जो है कि अमेरिका से कुछ सामान खरीदें और उसमें शर्त ये रखें कि ऑफसेट पॉलिसी के तहत आप हमको क्या करोगे, F-22 का जो टेक्नोलॉजी है वह दोगे, तो कितना अच्छा हुआ। ऐसे होता भी है कई बार जो है कि आप ऐसी चीज़ों को खरीदते हैं तो नहीं मिल पाता, लेकिन क्या होता है जब ऑफसेट पॉलिसी के तहत उनसे कहते हैं कि देखो इतना बड़ा सौदा है, आपका कुछ नहीं जा रहा, आप हमें टेक्नोलॉजी दे दो, तो वो दे भी देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ऑफसेट पॉलिसी का अगर पालन होता है तो टेक्नोलॉजी आती है। इससे क्या होता है कि जो विशिष्ट और अनोखी टेक्नोलॉजी जिसको रिसर्च और डेवलपमेंट से खुद से इजाद करने में 10 वर्ष का समय लगता था, वो समय हमारा क्या होता है, बच जाता है। भारत में रक्षा खरीद कौशल बढ़े, प्राइवेट कंपनियां भी बढ़ें, और इसके लिए क्या करना है, ऑफसेट को पालन करवाना जरूरी है। आप खुद समझिए कि अगर हमारे यहाँ ज़्यादा कंपनियां नहीं होंगी तो डिफेंस के लोगों का स्किल कैसे बढ़ेगा, प्राइवेट कंपनियां कैसे अस्तित्व में आएंगी। तो इन सभी चीज़ों के लिए भी क्या है, ऑफसेट पॉलिसी जरूर है। रफाल सौदे का हिस्सा बनने वाली दासो एविएशन या दसाल्ट एविएशन जो है कि, और इसमें एक कंपनी और थी MBDA ने वादा किया था कि ऑफसेट कमिटमेंट का 30% वह डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात DRDO को हाई टेक्नोलॉजी देकर पूरा करें। अर्थात जो भी रफाल के तहत पैसा खर्च होगा उसका 30% क्या करेंगे, ये डसॉल्ट एविएशन और MBD मिलकर क्या करेंगे, DRDO को इतनी की टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी क्या करेंगे, देंगे। और इससे क्या होगा, जो 30% का यह ऑफसेट पॉलिसी थी ये भी क्या हो जाएगी, इफेक्टिव बनी रहेगी, और साथ ही साथ इनको टेंडर क्या होगा, मिल गया। DRDO क्या है, दरअसल यह लंबे समय से प्रयास कर रहा है कि वह स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के लिए इंजन बनाने में मदद चाहता है, लेकिन आज तक यह तकनीकी स्वदेशी इंजन इसका हम बना नहीं पाए। तेजस में अभी जो हम इंजन लगाते हैं वह जनरल इलेक्ट्रिक जो अमेरिका की एक कंपनी है उसका इंजन लगाते हैं, और हम ये प्रयास कर रहे हैं लंबे समय से कि एक स्वदेशी निर्मित कावेरी नामक एक इंजन बनाया जाए जिसको हम किसमें, तेजस में लगा सकें। और इसके लिए हम चाह रहे थे कि जो फ्रांस की कंपनियां हैं ये मदद करती हैं, कोई और कंपनी मदद, लेकिन जो ऐसा कि दसाल्ट एविएशन या MBDA ने क्या किया था, रफाल सौदे को पूरा करते समय जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया गया, जिसके वजह से DRDO का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है तेजस के संदर्भ में हुआ क्या हुआ, थोड़ा सा निम्न। अगर ये टेक्नोलॉजी क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते तो जो तेजस के लिए स्वदेशी कावेरी नामक इंजन हम बनाना चाह रहे थे वो आसानी से हो जाता, और इस तरह से डसॉल्ट
डसॉल्ट एविएशन को भी फायदा होता, हमको भी। डसॉल्ट एविएशन को तो अभी फायदा है, वो क्या करे 30% का अगर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर ना करे तो उसको तो क्या हुआ, जितने भी हमने राफेल खरीदे उसके पैसे उसको मिल गए। लेकिन अच्छा ये होता कि जब वो क्या करता, अपनी कमिटमेंट को पूरा करता। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2005 से लेकर 2018 तक 46 ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है कई जगह, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो देखिए क्या हुआ, 2005 से लेकर मार्च 2018 तक 46 ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए, जिनकी कुल कीमत 66 जो है कि 66,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। इनमें से 19,223 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर 2019 तक पूरे होने थे, लेकिन 41% कॉन्ट्रैक्ट अभी तक पूरे नहीं हुए। अर्थात एक दो कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं हो रही है, 41% कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरे नहीं हुए जो कि ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थे। कुल मिलाकर समझिए तो इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि ऑफसेट पॉलिसी के तहत अगर ये तय हुआ था कि बाहर से 100 रुपए कंपनियां इंडिया में खर्च करेंगी, तो उसमें से अभी 41 रुपीज का कोई जिक्र नहीं है, उसका कोई खर्च नहीं किया गया है, जो कि बताता है कि जो हमारी ऑफसेट पॉलिसी है उसको लेकर विदेशी जो विक्रेता हैं, जो टेंडर हमसे प्राप्त करते हैं, वह संवेदनशील नहीं है। कैग ने पाया कि ऑफसेट कमिटमेंट के लिए विदेशी कंपनियां तकनीकी देने से लगातार जो है कि अपनी जो स्थिति है उससे बचती हैं, अर्थात वो तकनीकी हस्तांतरण नहीं करना चाहती। कैग ने यहां तक कहा है कि एक भी वेंडर ने हाई टेक्नोलॉजी भारत को नहीं दिया है। जैसा कि डसॉल्ट एविएशन ने कहा था कि वह डीआरडीओ को क्या करेगा, हाई टेक्नोलॉजी देगा, लेकिन कैग का कहना है कि अभी तक किसी भी जो है कि कंपनी ने क्या किया, हाई टेक्नोलॉजी भारत को नहीं दिया। और एफडीआई के संदर्भ में क्या कहता है, क्योंकि ऑफसेट पॉलिसी के तहत एफडीआई भी आ सकता है, तो एफडीआई के संदर्भ में क्या कहता है कि एफडीआई का हाल तो और बुरा है। अभी तक सिर्फ 3.5% ऑफसेट कमिटमेंट रक्षा के क्षेत्र में जो है कि इसके तहत आए हैं। किसके तहत, ऑफसेट जो है कि आपकी ऑफसेट पॉलिसी के तहत आए हैं। अर्थात आसान संदर्भों में अगर शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो 100 रुपए आने थे एफडीआई के रूप में ऑफसेट पॉलिसी के तहत, लेकिन अभी कितने आए हैं, मात्र 3.5। तो आप समझ सकते हैं 3.5 रुपए आए हैं, तो ये कितना कम आया हो। उपरोक्त अनेक आधारों पर कैग ने कहा है कि रक्षा मंत्रालय को इस नीति और इसके अमल पर दोबारा विचार करना चाहिए, और वह इस वजह से करना चाहिए क्योंकि जो हमारी ऑफसेट पॉलिसी है वह बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती नहीं दिखाई दे रही है। आप देखिए इसमें बताया, इसमें अभी देखिए इंडियन जो है कि इकोनॉमिक टाइम्स ने और कुछ और इंग्लिश के न्यूज़पेपरों ने एक चीज़ और कवर किया है कि जब एक कैग की रिपोर्ट आए उसके बाद कई जो है कि न्यूज़पेपरों ने इस पर पड़ताल की, तो इसमें एक चीज़ और आया है कि जो फ्रांस है वह जो है कि डीआरडीओ के से मिलकर कुछ इंजन बनाने के प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ रहा है, जिसको आगे चलकर ऑफसेट पॉलिसी से जोड़ दिया जाएगा। अर्थात ऑफसेट पॉलिसी के तहत जो डीआरडीओ को हाई टेक्नोलॉजी दसॉल्ट एविएशन और दूसरी कंपनियों के द्वारा दिए जाना था, उसको अब कहा जा रहा है कि फ्रांस की सरकार डीआरडीओ को मदद कर रही है। आने वाले 6 से 7 सालों में कुछ ऐसे इंजन बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें हाई टेक्नोलॉजी का यूज होगा, और उसमें क्या होगा, जो रफाल के तहत जो ऑफसेट पॉलिसी है उसको उसमें जोड़ दिया जाएगा। अर्थात अभी रफाल ने भले ही डीआरडीओ को कोई सहयोग नहीं दिया है, लेकिन फ्रांस की सरकार के द्वारा जो सहयोग दिया जा रहा है उसको दसॉल्ट एविएशन से जोड़ दिया जाएगा। अर्थात फ्रांस सरकार क्या करेगी, दसॉल्ट एविएशन से पैसा ले लेगी और उनसे कहेगी कि हमने ये जो कार्य किया है इसको आप इस रूप में क्या करिए, जोड़ लीजिए। तो एक तो समझा हमने कैग की रक्षा नीति। दूसरे पर बात करें, कैग ने एक और रिपोर्ट जो सरकारी विद्यालय हैं इनके शौचालयों के संदर्भ में दिया है, जिसे संसद में प्रस्तुत किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के द्वारा शिक्षा के अधिकार के हिस्से के रूप में सरकारी विद्यालयों में 1.4 लाख शौचालयों में से जो, अर्थात ध्यान से पढ़िएगा कि इसमें क्या है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो स्कूल हैं, सरकारी जो विद्यालय हैं, इसमें 1.4 लाख जो शौचालय विकसित किए गए थे। इसमें जो है कि लगभग 40% जो शौचालय हैं वो अस्तित्वहीन हैं, आंशिक रूप से निर्मित हैं या फिर अप्रयुक्त हैं। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो शौचालय
बनाए गए हैं 1.4 लाख शौचालय, इनकी कंडीशन ठीक नहीं है और 1.4 लाख शौचालयों का 40% बिल्कुल यूजलेस है। और यह बताता है कि हमने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, सरकारी विद्यालयों को जो है कि इम्प्रूव करने के लिए जो शौचालयों पर पैसे हमने खर्च किए वह सही से यूज नहीं हुए। कैग ने यह निष्कर्ष 15 राज्यों के जो है कि आपके जो है 2695 सरकारी विद्यालयों के शौचालयों का संरक्षण करके निकाला है। अर्थात ऐसा नहीं कि कैग कहीं एक राज्य में गए, उन्होंने डेटा इकट्ठा कर लिया, 15 राज्यों का दौरा किया, 2695 सरकारी विद्यालयों का इन्होंने शौचालयों को देखा और उसके आधार पर चीज़ों को जनरलाइज किया। कैग ने कहा कि 70% से अधिक शौचालयों में पानी की सुविधा जो है कि अब पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो 75% शौचालयों में निर्धारित मानकों का सही ढंग से पालन नहीं किया गया है। यहाँ पे बार बार थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसकी वजह से मुझे भी दिक्कत हो रही है। तो देखिए, कैग ने कहा कि 70% से अधिक शौचालयों में पानी की सुविधा नहीं है, उपलब्ध नहीं है, यहाँ पर शब्द छूट गया है, तो उपलब्ध नहीं हुए। 75% शौचालय तो ऐसे हैं जिनको निर्धारित मानकों के सही ढंग से बनाया ही नहीं गया। तो आप समझ सकते हैं, जब 70% शौचालयों में पानी की सुविधा नहीं तो उनको यूज कैसे किया जाएगा। वहीं 75% जो शौचालय जब निर्धारित मानकों के तहत नहीं बने तो कितने दिन चलेंगे। आपने देखा होगा, शौचालय बन जाते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं गंदे संदे और उनको कोई यूज नहीं करता। अनेक शौचालय ऐसे हैं जो बने तो हैं लेकिन सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ये उपयोग में नहीं है। ये सब कैग की रिपोर्ट है, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। 27% स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। अर्थात बच्चों और बच्चियों के लिए एक ही शौचालय है, इससे क्या होता है, बच्चियां स्कूल जाने से बचती हैं। वहीं 55% स्कूल ऐसे हैं जहां हाथ धोने की कोई सुविधा नहीं है। 55% स्कूल जहां हाथ धोने की सुविधा नहीं, आप समझ सकते हैं कि बच्चों को फिर आप बीमारियों से कैसे बचाएंगे, कैसे उनको हाइजीनिक माहौल देंगे। 75% शौचालय ऐसे हैं जहां दिन में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से सफाई के मानक का पालन नहीं करवाए। अर्थात कहा यह गया, मानक ये है कि दिन में एक बार कम से कम जरूर जो है कि शौचालय साफ करो, लेकिन 75% स्कूलों में ऐसा नहीं होता। शिक्षा के अधिकार अर्थात राइट टू एजुकेशन अधिनियम के तहत जनादेश को पूरा करने के लिए वर्ष 2014 में सरकार ने स्वच्छ विद्यालय अभियान को प्रारंभ किया था। और इसका उद्देश्य क्या था, विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण करना, हाथ धोने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना, लेकिन ये सब पूरा नहीं हो पाया है, एक कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा। तो आप समझे होंगे कि कैग की कौन कौन सी रिपोर्ट इस समय चर्चा में।